साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, जिसका करंट अर्धवार्षिक वाला जो संस्करण है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 के मध्य के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आगामी आरओ 2016 और पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके हम लोग समसामयिक अर्धवार्षिकी वाला जो सेक्शन है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नवीनतम नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आज के पार्ट में हम लोग उसके आगे जो ऑपरेशन या अभियान है, योजना, परियोजना है, सम्मेलन, महोत्सव और आयोग और समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन और अभियान को देख लेते हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉसेक्स या पैसेक्स, इसको कह सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग है PASSEX। तो पॉसेक्स या पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास के बारे में। तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में, तो याद रखिए किसके मध्य में, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर 20 जुलाई 2020 को एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स कूट नाम से इस नौसैनिक अभ्यास को किया गया। इस नौसैनिक अभ्यास को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कुमारता और आईएनएस राणा शामिल थे। अमेरिका की ओर से कैरियर निमित्त सहित 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास किया गया। तो याद रखिएगा, पॉसेक्स या पैसेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है, किसके मध्य में किया गया है, तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के मध्य में। अगला है आई कॉमेट अभियान। तो यह आई कॉमेट अभियान, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हैशटैग आई कॉमेट COMMIT, आई कॉमेट अभियान। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो 5 जून 2020 को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आई कॉमेट या हैशटैग आई कॉमेट अभियान की शुरुआत की। यह पहल एक प्रकार के सभी हितधारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए स्थायित्व स्थापित करने का स्पष्ट आह्वान है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, या इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EESL द्वारा शुरू की गई आई कॉमेट पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एकजुट किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि हैशटैग आई कॉमेट यह जो पहल है, किसके द्वारा चलाया गया है, तो केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और इसके भी अधीन जो संस्था है, कौन सी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला है ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए, तो याद रखिएगा किस देश के लिए, तो मालदीव के लिए जो है कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट द्वारा 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति मालदीव की राजधानी माले के लिए की गई है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है और किस देश के लिए चलाया गया था, तो मालदीव के लिए चलाया गया था। अगला है इसमें वंदे भारत अभ्यास के बारे में। तो कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान जो है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। तो याद रखिए वंदे भारत अभ्यास किस मंत्रालय के अंदर चलाया गया, तो विदेश मंत्रालय के तहत। इस अभियान के पहले चरण में 7 से 13 मई के बीच अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर व कुछ खाड़ी देशों सहित 12 देशों से लगभग 14,800 भारतीयों को भारत लाया गया। इन्हें एयर इंडिया व इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस की 64 विशेष उड़ानों से भारत लाया गया। इस अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 31 जून के बीच चलाया गया, जब अमेरिका, यूरोप के अलावा लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया व खाड़ी देशों सहित 47 देशों से 32,000 भारतीयों को एयर इंडिया उसके सहयोगी इंडिया एक्सप्रेस की 162 उड़ानों से स्वदेश वापस लाया गया। इस अभियान के चौथे चरण में 1,197 उड़ानों का कार्यक्रम है। इनके तहत 22 जुलाई तक 694 उड़ानें 29 देशों से लौट चुकी हैं। 2 अगस्त तक चलने वाले चौथे चरण के तहत कुल 80,000 के स्वदेश लौटने की उम्मीद है।
अब तक इस अभियान से के तहत कुल 7.88 लाख लोग स्वदेश वापस लौट चुके हैं। तो यह था वंदे भारत अभ्यास विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करें तो द्वीपीय देश मालदीव में कोरोना काल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हेतु भारतीय नौसेना ने अपने पोत जलाशय एवं अपने पोत जिसका नाम है जलाशव और पोत मगर से लगभग 1000 भारतीय 10 से 11 मई 2020 को केरल के कोच्चि पहुंचे हैं। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के अगले चरण में 1 जून 2020 को 700 भारतीय जो है वो आईएनएस जलाशयों से कोलंबो या अर्थात श्रीलंका से भारत लाए गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है किन किन देशों के लिए चलाया गया, तो मालदीव और श्रीलंका, मतलब जो ये द्वीपीय देश हैं यहाँ से लाने के लिए। अब मिशन सागर की बात कर लेते हैं। तो मिशन सागर की बात करें तो यह देख लेते हैं क्या है क्या आखिर में। तो हिंद महासागर स्थित छोटे द्वीपीय देशों जिनमें आपके शामिल है मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स को कोरोना महामारी में सहयोग हेतु चिकित्सीय, खाद्य व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने नौसैनिक पोत केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया। इस राहत कार्य को मिशन सागर कूट नाम दिया गया है, जो वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सागर विजन के अंतर्गत किया गया। सागर विजन, सागर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो सागर विजन है इसको 2015 में कब प्रारंभ किया गया था, जब देश के प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर गए थे। अगला है इसमें ऑपरेशन नमस्ते के बारे में। तो 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 से बचाव हेतु देश भर में कई क्वारंटाइन सेंटर स्थापित कर कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन नमस्ते क्या है, तो यह भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया है। किस लिए, कि कोविड-19 से लड़ने के लिए क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने में। अगला है ऑपरेशन संप्रति 9। तो याद रखिएगा ऑपरेशन संप्रति 9 किसके मध्य में है, तो यह अभ्यास जो है युद्धाभ्यास है, ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है। तो ये इसका कौन सा संस्करण है, ऑपरेशन संप्रति का 9वां संस्करण है। तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में आपसी सहयोग व मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 9 का 9वां संस्करण जो है 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2020 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। अगला है ऑपरेशन अजय वारियर 2020। तो इसका नाम याद रखिएगा अजय वारियर 2020। तो पहले देख लेते हैं किसके मध्य में है, तो 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वारियर 2020 आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय वारियर किसके मध्य में होता है, भारत और ब्रिटेन के मध्य में। दोनों देशों के बीच यह युद्धाभ्यास शॉलिसबरी प्लेन्स यूके में, मतलब इसका आयोजन यूके में किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के 120 सैनिकों ने हिस्सा लिया। अगला है नसीम अल बहर। तो नसीम अल बहर यह अभ्यास देख लेते हैं, यह ऑपरेशन क्या है, तो भारत और ओमान। तो याद रखिएगा नसीम अल बहर जो है ये इंडिया और ओमान की नौसेनाओं के बीच, तो यह भी याद रखिए किसके बीच हो रहा है, मतलब सेनाओं में थल सेना है, वायुसेना है, नौसेना, तो इनकी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास असीम अल बहर या नसीम अल बहर नाम से गोवा के समुद्री तट पर जनवरी 2020 में संपन्न किया गया। इस युद्धाभ्यास में ओमान की नौसेना पोत RNOV अल रशीक और RNOV खशाब ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से इसमें INS सुभद्रा और INS ब्यास ने हिस्सा लिया। नसीम अल बहर या सी ब्रिज नामक यह युद्धाभ्यास, इसको नसीम अल बहर भी कहते हैं और सी ब्रिज भी कहते हैं। तो नामक यह युद्धाभ्यास द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है और वर्तमान अभ्यास जो अभी हाल में आयोजित किया गया जनवरी 2020 में, यह इसका 12वां संस्करण था। अगला है ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान डायने, तो तूफान का क्या नाम था, डायने नाम था, तो इसके द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 29 जनवरी 2020 को ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया। तो याद रखिएगा यह ऑपरेशन वनीला किस देश के लिए चलाया गया, तो हिंद महासागर के द्वीपीय देश मेडागास्कर के लिए, और जो कि चक्रवाती तूफान डायने से प्रभावित हुआ था। मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए इस अभ्यास में
भारतीय जहाज एरावत ने हिस्सा लिया। अब अगला है इंद्रधनुष 2020 के बारे में। तो इंद्रधनुष 2020 के बारे में बात करें तो भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष 2020 उत्तर प्रदेश के हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन पर फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के 36 विशेष जवान और भारतीय वायुसेना के गरुड़ फोर्स के 42 जवान शामिल थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका इंद्रधनुष 2020 जो है या इंद्रधनुष या जो युद्धाभ्यास होता है ये भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के मध्य में, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि वायुसेना या नौसेना, तो यह वायुसेना के मध्य में था। जबकि जो ऑपरेशन अजय वारियर है यह भी भारत और ब्रिटेन के बीच, तो उनके सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो थल सेना होती है उनके मध्य में होने वाला है। अगला है अभ्यास विंग्स रेडर। अभ्यास विंग्स रेडर की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2020 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में विंग्स रेडर कूट नाम से सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया है। तो याद रखिएगा कि अभ्यास विंग्स रेडर यह है क्या। तो विंग्स रेडर क्या है, यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा जो है युद्धाभ्यास है जो कहाँ पर किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया है। इस अभ्यास के दौरान विशेष बल के 500 जवानों ने C-130 हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा दिन और रात में पैराशूट के जरिए उतरने का अभ्यास किया। अगला है सहयोग कॉजिन। तो सहयोग कॉजिन 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच 16 से 20 जनवरी 2020 के बीच चेन्नई तट पर सहयोग कॉजिन कूट नाम से संयुक्त सैन्याभ्यास किया गया। इस सैन्याभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के 4 जहाज और एक डोनियर एयरक्राफ्ट जो है तथा जापानी तटरक्षक बल का एक जहाज ईगो ने हिस्सा लिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा सहयोग कॉजिन जो है यह भारत और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। जबकि अभ्यास विंग्स रेडर क्या था, ये भारत की ही वायुसेना का एक हवाई अभ्यास था, ठीक। और कहाँ पर किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया। तो ये कुछ प्रमुख जो थे ये आपके ऑपरेशन या अभियान थे। अब आगे चलते हैं हम लोग योजना और परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो 20 जून, डेट याद रखिएगा, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जो है बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से शुरू किया गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि इसको प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से। 125 दिन का यह अभियान जो है 6 राज्यों, अब ये 6 राज्य कौन से हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। तो ये 6 जो राज्य हैं जहाँ पे चलाए जाएंगे, इनके नाम याद रखिएगा। ये पूरे भारत में नहीं चलाया जा रहा है, ना ही इन पूरे 6 राज्यों में। 6 राज्यों के 116 जिलों को जो चयनित किए गए वहाँ पे चलाए जाएंगे। और 6 राज्य कौन से हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, झारखंड और उड़ीसा है। तो ये 6 राज्य हैं। अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के खर्च से सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत गरीबों के लिए घर बनाने, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की जाएगी। पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय निर्माण, पशुशाला, सड़क, मंडी निर्माण में भी इन श्रमिकों के कौशल के आधार पर उपयोग किया जाएगा। अगला है भारत सरकार का ट्यूलिप कार्यक्रम। तो यह ट्यूलिप कार्यक्रम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ट्यूलिप जिसकी स्पेलिंग है TULIP, ट्यूलिप कार्यक्रम। तो भारत सरकार ने 5 जून 2020 को द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ट्यूलिप कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्यूलिप का फुल फॉर्म पूछा जाएगा TULIP का, तो क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की एक 5 वर्षीय संयुक्त पहल है। तो इसकी कब तक के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्षीय एक संयुक्त पहल। याद रखिएगा इस कार्यक्रम में शामिल कौन कौन है, तो
तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम देश के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा, जिससे वे बाजार की चुनौतियों या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना सरलता से कर सकेंगे और इस तरह से यह शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नूतन सोच को विकसित करने में सहयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम के तहत छात्रों के इंटर्नशिप की अवधि 8 सप्ताह से लेकर के 1 वर्ष तक की हो सकती है और यह 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के माध्यम से भारत में प्रशिक्षण का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर पालिका, वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल के निर्माण में मदद करेगा। अगला कार्यक्रम क्या है? स्वदेश कार्यक्रम। तो स्वदेश कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि यह स्वदेश कार्यक्रम क्या है। भारत सरकार ने हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारत के नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। अब स्वदेश का पूरा नाम क्या है? स्वदेश की स्पेलिंग है आपकी SWADES स्वदेश। इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो स्वदेश कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, यह जो स्वदेश कार्यक्रम है यह उन्हीं के लिए जो विदेश से लौटे हुए, जो कह सकते हैं काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, उनके लिए है यह। अगला है विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक की प्रगति पहल। तो यह ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए प्रगति पहल किसकी है, तो यह जो है आपकी फेसबुक की तरह चलाई गई है। तो फेसबुक ने 11 मार्च 2020 को भारत में प्रगति नामक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल की शुरुआत की है। इस पहल द्वारा भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु महिला उद्यमिता पर कार्य करने वाली गैर लाभकारी इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल के तहत प्रत्येक गैर लाभकारी संगठन के लिए 50 लाख रुपए तक के 4 वित्तीय अनुदान प्रदान किए जाएंगे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल की शुरुआत पर्यावरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यों में कंपनियों के स्वैच्छिक योगदान के लिए की गई थी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में CSR की व्यवस्था की गई थी। तथा अगला है गोल कार्यक्रम। तो गोल कार्यक्रम, गोल की स्पेलिंग क्या है? GOAL। तो गोल कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मई 2020 को फेसबुक के सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम गोल का शुभारंभ किया। गोल का पूरा नाम क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। तो गोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। इसका शुभारंभ किया गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और किसके सहयोग से? तो फेसबुक के सहयोग से। ठीक है, इसके पहले प्रगति जो पहल थी वो भी फेसबुक की थी और गोल कार्यक्रम में भी फेसबुक शामिल है। गोल जो है फेसबुक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मेंटरशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कौशल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 युवा आदिवासी उद्यमियों, पेशेवरों, कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चुने हुए युवा आदिवासियों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्धता 1 वर्ष के लिए के साथ साथ विभिन्न बाहरी फोरमों तक संपर्क प्रदान किया जाएगा। गोल कार्यक्रम आदिवासी उद्यमिता को विकसित कर आदिवासी युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ेगा। फेसबुक द्वारा अकेले इस परियोजना को फरवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक 5 राज्यों में 100 मेंटीज मतलब युवा आदिवासियों और 25 विशेषज्ञों या मेंटर्स के साथ पायलट परियोजना के रूप में चलाया गया। तो जो मेंटीज मतलब जिनको मेंटर करना है और जो मेंटोर्स हैं, इनके साथ पायलट परियोजना के रूप में चलाया गया था। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में क्या है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य उत्पादन तथा मछली उत्पादन या पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल जो है इसमें 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए तथा राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है कितने वर्षों के लिए चलाई जाएगी, तो यह आपकी 5 वर्षों के लिए 2020-21 लेकर 2024-25 तक। अगला है नीति आयोग की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना के बारे में। तो पहली चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आ जाए प्रश्न कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो शॉर्ट में DTEE परियोजना कहते हैं, इस परियोजना का हिस्सा है। यह जो आपका डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यह अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन की डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। अगला है युक्ति 2.0। युक्ति का स्पेलिंग है YUKTI, युक्ति 2.0। तो युक्ति 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो युक्ति का फुल फॉर्म क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। तो याद रखिएगा युक्ति कार्यक्रम जो है या जो कार्यक्रम लाया गया है, यह किसके द्वारा लाया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। युक्ति 2.0 कोविड महामारी से में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए HRD की पहल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल। युक्ति का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। युक्ति 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए HRD मंत्रालय की पहल युक्ति के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। इस मंच की मदद से HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लक्ष्य भारत के उच्च और तकनीकी संस्थानों में अभिनव समाधानों की पहचान करना है। इसके अलावा लॉन्च के दौरान HRD मंत्री ने छात्रों, संकाय सदस्यों, स्टार्टअप और उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों को युक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगला है उज बहुउद्देशीय परियोजना। उज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं उज। तो उज के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी की सहायक नदी उज पर प्रस्तावित राष्ट्रीय उज बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर के 3 फरवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, पंजाब के ऊर्जा मंत्री और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो याद रखिएगा उज बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, और यह
रावी नदी के सहायक उज पर यह प्रस्तावित है। ठीक है, इस परियोजना के तहत भारत उज नदी के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडार करेगा, जिसका सिंचाई और बिजली उत्पादन में प्रयोग होगा। 2 चरणों में निर्मित की जाने वाली इस परियोजना की लागत लगभग 5,850 करोड़ रुपये अनुमानित है। अब हम लोग सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव और मेले की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 5वें एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 के संदर्भ में। तो 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 5वां एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। इस सम्मेलन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत मिशन। भारत में 2030 तक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग जो है 70 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अगला है क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के बारे में। तो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण, कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह में यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसकी सह अध्यक्षता में? यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गंभीर चर्चा की गई। द क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है। बैठक में 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगला है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के संदर्भ में। तो देख लेते हैं कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया गया। ब्रिटेन में आयोजित इस सम्मेलन, इस ग्लोबल वीक की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। 3 दिन तक चले इस वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस ग्लोबल वीक में 30 देशों के 500 जो है वैश्विक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के बारे में। तो नीदरलैंड और यूनेस्को की संयुक्त मेजबानी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? वह है भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं विश्व आर्थिक मंच की ट्विन समिट के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में एक अनोखी ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा 3 जून 2020 को की गई है। द ग्रेट रिसेट थीम पर इस समिट का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। तो याद रखिएगा यह जो आयोजन होगा उसकी थीम क्या है? द ग्रेट रिसेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस 51वें सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम में दुनिया भर के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की संभावना है। अगला है G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक के बारे में। तो G20 के कृषि मंत्रियों के कोविड-19 से निपटने के लिए सऊदी अरब में पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की 21 अप्रैल 2020 को असाधारण बैठक संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य अपव्यय एवं नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प लिया गया। अगला है, और यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि G20 का जो 2020 वाला संस्करण है या जो 2020 के लिए आपका सऊदी अरब को इसकी अध्यक्षता प्राप्त है। अगला है प्रज्ञान सम्मेलन। तो प्रज्ञान सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं कि यह प्रज्ञान सम्मेलन है क्या। तो सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज CLWS द्वारा भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
प्रज्ञान सम्मेलन 2020 नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 4-5 मार्च 2020 को आयोजित किया गया। तो याद रखेगा, प्रज्ञान सम्मेलन किससे संबंधित? भारतीय सेना संबंधित है। 2 दिन के इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने जमीनी युद्ध की बदलती विशेषताओं और सेना पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। अगला है 11वां राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र सम्मेलन, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिषद नई दिल्ली में 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक 11वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण, इम्पावरिंग यूथ ऑफ टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। 1974 में पुडुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद अब पूरे देश में 217 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो याद रखिएगा, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया था? 1974 में पुडुचेरी में। आगे चलते हैं, अगला है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉप सम्मेलन के बारे में, या इसको आप कह सकते हैं CMS कॉप 13 के बारे में। तो वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको शॉर्ट में लोग CMS कहते हैं, इस पर 13वें कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 के बीच गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस सम्मेलन में 129 पार्टियों, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित संरक्षणवादियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अगले 3 वर्षों के लिए भारत को कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो 3 वर्षों के लिए चुना गया है, क्योंकि अगला जो कॉप होगा वो 3 वर्ष के बाद होगा। सम्मेलन का शुभंकर जो था वो क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम लोग गिबी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसका शुभंकर क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गिबी के नाम से जानते हैं। और 3 वर्षों के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो सम्मेलन की जो थीम थी, और थीम को भी देख लेते हैं क्या थी। तो थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड बी वेलकम देम। तो दोबारा सुन लीजिए, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड बी वेलकम देम, यह सम्मेलन की थीम थी और इसका 13वां संस्करण था यह। आगे चलते हैं, अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 के बारे में। तो 29 से 31 जनवरी 2020 के बीच विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 जो है, यह नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो शॉर्ट में लोग टेरी के नाम से जानते हैं, TERI, टेरी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था या थीम जो थी वो क्या थी? टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। तो थीम याद रखिएगा, टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। अगला है 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन के बारे में। 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन, तो 28 से 29 जनवरी 2020 के मध्य 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो याद रखिएगा, यह दक्षिण एशिया सम्मेलन जो 12वां था, कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन। दोबारा सुन लीजिए, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन। अगला है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में। तो 107वीं विज्ञान कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो याद रखिए, कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया, वहाँ के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में। इस विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या था? तो थीम याद रखिएगा, थीम महत्वपूर्ण है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना, नागरिकों में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना एवं विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का प्रकाशन करना है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ ही इसके साथ ही 9th महिला विज्ञान कांग्रेस जो 5 से 6 जनवरी 2020 के बीच, और राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस
का आयोजन भी किया गया। ध्यान रखिएगा कि 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ में ही 9th जो है आपकी महिला विज्ञान कांग्रेस और राष्ट्रीय किशोर विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया बेंगलोर में ही। अगला है रायसीना संवाद 2020 के बारे में। तो देख लेते हैं रायसीना संवाद 2020 के बारे में। तो पाँचवें इसका कौन सा संस्करण है? पाँचवें रायसीना संवाद 2020 का आयोजन नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच किया गया। इस संवाद में 100 से अधिक देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और रायसीना संवाद का जो विषय था इस बार, थीम क्या थी? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो थीम याद रखिएगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। रायसीना संवाद भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव के बारे में। तो कौन सा संस्करण है? 23वां 23 राष्ट्रीय युवा उत्सव। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से 12 से 16 जनवरी 2020 तक लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और इस उत्सव की थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। अगला है तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला व पेरू में लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व भर के वैज्ञानिक, आलू किसानों और संबंधित अन्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो ध्यान रखिएगा तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। और इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। तथा यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है ये आपके पेरू के लीमा में स्थित है। पेरू देश के लीमा शहर में स्थित है। आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आयोगों और कमेटियों या समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है आपका उदय कोटक की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन। तो जून 2020 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक द्वारा किया जाएगा। इस सलाहकार समिति का सचिव मैथिली उन्नीकृष्णन को नियुक्त किया गया है। समिति में अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य होंगे। अगला है बिमल जुल्का समिति ने सिफारिशों को सरकार को सौंप दिया है। बिमल जुल्का समिति ने अपनी सिफारिशों को सरकार को सौंप दिया। तो देख लेते हैं बिमल जुल्का समिति के बारे में। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित फिल्म मीडिया के विवेकीकरण एवं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC तथा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI, सत्यजीत रे फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स व नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया आदि स्वायत्त संस्थानों के लिए सुझाव देने के लिए गठित बिमल जुल्का समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 जून 2020 को सरकार को सौंप दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष श्री बिमल जुल्का को ने सौंपी है। तो याद रखिएगा बिमल जुल्का समिति किससे संबंधित है और इसने मतलब किस मंत्रालय से संबंधित है। अगला है NK सिंह समिति। NK सिंह समिति के बारे में देख लेते हैं कि NK सिंह समिति जो है किस लिए गठित की गई थी। तो केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रोड मैप या फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप समीक्षा हेतु वित्त आयोग ने 19 मार्च 2020 को NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है। NK सिंह समिति घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को परिभाषित करेगी तथा इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर समिति विभिन्न स्तरों पर सरकार के ऋण और घाटे की स्थिति का आकलन करेगी तथा राजकोषीय समीकरण सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है। जो NK सिंह समिति है तो राष्ट्रीय समेकन रोड मैप से संबंधित रही है। और याद रखिएगा कि NK सिंह जो है ये आपके जो 15वां वित्त आयोग है
15वां वित्त आयोग उसके ये अध्यक्ष हैं। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि की गई है। तो अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि जो है जून 2020 में की गई है। अब अध्यक्ष कौन है ये भी देख लेते हैं। तो न्यायमूर्ति जी रोहड़े की अध्यक्षता में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अक्टूबर 2017 में गठित इस आयोग का बढ़ा हुआ कार्यकाल जुलाई 2020 तक था, किंतु लॉकडाउन के चलते यात्राओं पर बंदिशों के कारण इस तिथि तक काम पूरा करने में आयोग असफल रहा। ऐसे में से कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 जून 2020 की बैठक में किया गया। आयोग को अब 31 जनवरी 2021 तक जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत करने को कहा गया है। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से ऐसे वर्गों के लाभान्वित होने की संभावना है जिनके नाम अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने के बावजूद केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता। तो याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु जो आयोग गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति जी रोहड़ी। आगे चलते हैं। अगला है रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एनके सिंह समिति। तो 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया जिसकी अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह करेंगे। इस समिति के सदस्यों में वित्त आयोग के सदस्य एएन झा, गृह सचिव, रक्षा सचिव एवं वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव शामिल हैं। इस समूह को क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, इस पर सुझाव देना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एनके सिंह समिति जो है, या एनके सिंह 2 समितियों से संबंधित है। एक तो आपका एनके सिंह जो है राजकोष के समेकन जो रोड मैप की समीक्षा करनी है उस समिति के भी अध्यक्ष हैं, और दूसरा जो है रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो समिति गठित की गई है वित्त आयोग के अंतर्गत उसमें उसके भी ये अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जिसमें हम लोगों ने आयोग और समितियों की बात की, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव, मेलों की बात की। इसके बाद आपका विभिन्न प्रकार की योजनाएं और परियोजनाओं की बात की, और आपका ऑपरेशन और अभियानों की बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।